हेलो दोस्तों, वेलकम इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। आज के लेक्चर में सीखेंगे बेटा पीरियोडिक ट्रेंड। हम सीखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का। लास्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी सीखी थी। क्या होती है कि किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। आज हम पीरियोडिक ट्रेंड इसका सीखेंगे, यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड मीन्स कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करेगी। जैसे फर्स्ट है ग्रुप के अंदर। ग्रुप में देखोगे, अगर मैं कहूँगी ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। जैसे अगर मैं कहूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ऊपर से नीचे हम गए तो ये मैं कह रहा हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां से हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्लोरीन से, और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो बेटा, ऊपर से नीचे जाने से एटम का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता है। तो विच फेवर्स दी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फर्स्ट है। सेकंड है इसमें पीरियड में। पीरियड में आप देखोगे, पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट में अगर हम जाएंगे, पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट पोर्शन है, जैसे पीरियोडिक टेबल है आपके पास, पीरियोडिक टेबल का ही लेफ्ट पोर्शन है, इधर से लेफ्ट से हम राइट की तरफ गए तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे अगर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होगा कि लगातार कंटिन्यूस ही इसमें इंक्रीज होगी। देयर आर सम वेरिएशंस, देयर आर सम वेरिएशन इन दी आयोनाइजेशन एनर्जी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल इन एनी पार्टिकुलर पीरियड। देखो, उसके लिए आपको कई सारे फैक्टर बताए हैं, जैसे न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिपेंड ऑन द न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पेनिट्रेशन पावर, शील्डिंग इफेक्ट। तो कुछ हम देखेंगे किसी ग्रुप का एग्जांपल लेके, तो आपको क्लियर हो जाएगा ना कहीं वेरिएशन होंगी पीरियड में। किसी भी पीरियड में अगर आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे तो एक जनरल ट्रेंड है तो इंक्रीज होगी, बट देयर आर सम वेरिएशन। जैसे अगर पीरियड की हम बात करें, जैसे कि मेरे पास सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के मेंबर है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो अब अगर आप बात करो तो मैं कहूँगा कि लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेरिलियम से कम होगी, बिकॉज आप देखोगे कि बेरिलियम का एटॉमिक साइज स्मॉल है एज कम्पेयर टू लिथियम। न्यूक्लियर चार्ज भी बेरिलियम का ज़्यादा है किससे, लिथियम से। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब अगर बेरिलियम और बोरोन को कंपेयर करें तो इसकी कन्फिग्रेशन में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ है 1s2, 2s2, 2p1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कहूँगा कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा है, जबकि एटॉमिक साइज बोरोन का छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। बट बेरिलियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा है। रीज़न क्या है इसके केस में? अगर रीज़न हम देखेंगे तो मैं कहूँगा कि पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है कि एक ही सेल के जो सब सेल है उसमें कौन सा सब सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि दूसरा सेल है और इसके ऐसे सब सेल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें भी सेकंड सेल है और सेकंड सेल के पी सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपको ये बताया गया है कि न्यूक्लियस एस, पी, डी एंड एफ, पेनिट्रेशन पावर एस की ज़्यादा होती है पी से, पी की ज़्यादा डी से और डी की एफ से। यानी किसी मेन सेल का जो एस सब सेल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है एज कम्पेयर टू पी, और पी डी से ज़्यादा नज़दीक, डी एफ से ज़्यादा नज़दीक।
तो एक तो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे s ऑर्बिटल से, एक आप निकालोगे p ऑर्बिटल से। तो मैं कहूँगा कि s ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो वहाँ एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि s सबसेल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा, और जितना कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा होगी, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल है, यानी कि एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। फिर अगर बोरॉन और कार्बन को कंपेयर करें तो मैं कहूँगा कि कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है। वाई? देखो, एक तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है कार्बन का, एक इसका साइज भी स्मॉल है, किससे? बोरॉन से। तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है। फिर अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज़्यादा है और इसकी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, क्योंकि देखो अगर नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1s2 2s2 2p3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका 8 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है। तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज़्यादा है। रीज़न क्या है? एक तो साइज इसका स्मॉल है, और आप देखोगे कि नाइट्रोजन का साइज कार्बन से स्मॉल है। दूसरा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है। स्टेबल कैसी है कि p सब सेल इसका क्या है? हाफ फिल्ड है, और p सब सेल हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है 1। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की कार्बन से भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन से क्यों ज़्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है, हाफ फिल्ड नहीं है, बट इसकी हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, तो वहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप देखोगे कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी फिर फ्लोरीन से अगर कंपेयर करें तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। फिर नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होगी? एटॉमिक साइज तो नियोन का ज़्यादा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? फुली फिल्ड है। 1s2 2s2 2p6। जो p सब सेल है यहाँ, इसमें आप देखोगे कि फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड की वजह से आप देखोगे कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया कि एक जनरल ट्रेंड तो ये होगा कि किसी भी पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, बट देयर आर सम वेरिएशन कि फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पेनिट्रेशन पावर का फैक्टर है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होगी। तो जनरल ट्रेंड तो इंक्रीज है, बट देयर आर सम वेरिएशन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देंगे, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी, जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, आइसोलेटेड सेपरेट है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा है, गैसियस स्टेट में कोई अगर एटम है न्यूट्रल आइसोलेटेड, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक्स एलिमेंट है गैसियस स्टेट में, और मैं अगर कहूँ कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे चार्ज आ गया एक्स नेगेटिव, ये गैसियस स्टेट में है, और यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी रिलीज होगी उसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा चेंज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, जी गेन, एच क्या है? एंथैल्पी। तो अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एनर्जी रिलीज्ड कब? व्हेन न्यूट्रल
आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, गैसियस एनायन। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये कम या ज़्यादा हो सकती है, वेरिएशन इसमें हो सकता है। बट अगर कोई न्यूट्रल एटम गैसियस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि मेरे पास एक ऑक्सीजन का एटम है, O4 ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, प्लस यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी मैं इसको कहूँगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम इसको बोल देंगे। तो ये तो डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये जो प्रोसेस है मैंने आपको यहाँ बताया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि एनर्जी रिलीज होगी। अब ये केस सभी में नहीं है, यानी कि जो इसमें एनर्जी चेंज होगी, प्रोसेस इसमें दो तरह की होंगी। एनर्जी चेंज इज ऑफ टू टाइप। प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है या एंडोथर्मिक भी हो सकती है। देखो जो आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ के आए हैं तो वो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी किसी भी एटम को अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो। बट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इन दिस केस एनर्जी चेंज भी आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होंगे जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक प्रोसेस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड। देखो एक्सोथर्मिक क्या है कि मोस्टली केसेस में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, बट इन सम केस द प्रोसेस में भी आइदर एंडोथर्मिक। कब होगी, जहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो हाफ फील्ड होगी या फुली फील्ड होंगी, उन केसेस में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। जैसे देखो कि अगर मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट जैसे एनायंस के केस में, इन केस ऑफ एनायंस आप नोट के फॉर्म में इसको लिखोगे, इन केस ऑफ एनायंस एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहले एनायन के केस में बताता हूं। इन केस ऑफ एनायंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे अगर मैंने कहा कि ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसने बनाया वो नेगेटिव, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और अगर ये जो एनायन है वो नेगेटिव, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करता है तो इसमें बना O2 नेगेटिव गैस, प्लस प्रोसेस यहाँ एंडोथर्मिक होगी। यानी मैं यहाँ कहूँगा कि इसमें जो प्रोसेस है यहाँ एनर्जी मेरे को सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई, यानी कि मैं ये कहूँगा कि डेल्टा एच इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंथैल्पी चेंज है, ये आगे हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि जब एनायन में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने के बाद जो ये 2 नेगेटिव आयन बना है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया, पहले इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसमें जब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हो तो आपको एनर्जी इसमें सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी आपको एनायन को देनी पड़ेगी। देखो ऐसा क्यों होता है। मैं अगर कहूँ कि ऑक्सीजन जो न्यूट्रल एटम है, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनर्जी रिलीज हुई। हाँ, फिर एनायन में अगर किसी भी एनायन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई क्यों करनी पड़ती है एनायन को जब उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, क्योंकि अब आप देखते हो कि ऑक्सीजन के केस में जो O नेगेटिव है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो जो आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हो ऑक्सीजन में, सेकंड इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो, पहले से ही O नेगेटिव यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें ऐड करोगे तो क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी। व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू ऑक्सीजन
तो बेटा जब एनायन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे एनायन में, तो आप इसमें देखोगे कि पहले से इस पे नेगेटिव चार्ज है, और पहले से नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सेकंड इसमें इजीली ऐड नहीं होगा, क्योंकि इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी, और रिपल्सन की वजह से दिस सेकंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एडेड टू दिस एनायन। तो उस केस में आपको एनर्जी इसमें सप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे सल्फर है गैसियस स्टेट में, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो एस नेगेटिव आयन गैसियस स्टेट में, यहाँ कहूँगा कि एनर्जी इसमें क्या होगी, एनर्जी इसमें रिलीज होगी। हाँ, बट इसमें जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो उस केस में S2 नेगेटिव आयन बना, जो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है, इस केस में आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी पीरियोडिक वेरिएशन, यानी कि ग्रुप और पीरियड में कैसे आयनाइजेशन एनर्जी इसमें वेरी करेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।